नमस्कार आप सभी को। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम चल रहा है, 4th वीडियो है। और सबसे पहले मैं सबको जो त्योहार है हमारा दिवाली, उसकी मुबारकबाद देना चाहूँगी। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और इसके साथ साथ मैं बोलना चाहूँगी कि आज जो है हमारी फैमिली 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर चुकी है। तो और मैं साथ में उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ में आपको यकीन भी दिलाना चाहूँगी कि जो बच्चे जुड़े हुए हैं, कंसिस्टेंट हैं, वो समझ रहे होंगे कि कितनी इम्पोर्टेंट ये सीरीज़ चल रही है, क्योंकि आपका एनक्लेक्स जो है, मॉसबी सॉन्डर्स सब कवर हो रहा है। और इसके साथ-साथ जब हमारी आप रिवीजन सीरीज़ में आएँगे ये सारा करके, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका लेवल कितना ऊपर उठ चुका है, कि तब जो क्वेश्चंस होंगे आप बहुत ही ईज़िली कर पाएँगे। और ये आपको नॉलेज के साथ-साथ एक आपका मोरल, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो भी बूस्ट कर रहा है। ये सारा जो पैटर्न चल रहा है, आप कोचिंग ही मान लीजिए, कोचिंग बेस्ड पे है, बट ये जो है नॉन प्रॉफिटेबल है मेरी तरफ से, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो और आप चाह रहे हैं कि आपका सिलेक्शन हो। तो उस तरीके से हम काम कर रहे हैं उस गोल को अचीव करने के लिए। तो अपनी कंसिस्टेंसी बरकरार रखिए बच्चों इसी तरीके से। और जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो भी जो है मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं। पुराने तीनों सिस्टम के लिए आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और अब से जब से जुड़ रहे हैं तब से अपनी कंसिस्टेंसी पे ध्यान दीजिए। और चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। First question is, the nurse is monitoring a client admitted to the hospital with diagnosis of appendicitis who is scheduled in surgery in 2 hours. The client begins to complain increased abdominal pain and begins to vomit. On assessment, the nurse notes that the abdomen is distended and bowel sounds are diminished. What is the most appropriate nursing intervention? एक पेशेंट है जिसको अपेंडिसाइटिस है, अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन है। अभी अचानक से पेशेंट ने बोला है कि बहुत ही तेज दर्द हो रहा है और उसको वॉमिटिंग आनी शुरू हो गई है। जब नर्स असेस कर रही है तो देख रही है कि एब्डोमेन जो है फूल गया है और जो बावल साउंड्स है वो कम हो गई हैं। तो इसके क्या इंटरवेंशन होगी? ऑप्शन ए, note the healthcare provider. B, administer the pain medication. C, call and ask the operating room team to perform surgery. And D, reposition the client and apply a heating pad on the warm setting. यहाँ पे देखिए ये जो साइन है ये शो कर रहे हैं क्या चीज, कि अपेंडिक्स जो है रप्चर कर गया है। अपेंडिक्स रप्चर के साइन शो हो रहे हैं। और अपेंडिक्स रप्चर होना एक बहुत ही सीरियस इमरजेंसी हो जाती है, क्योंकि किसको लीड करेगी? पेरिटोनाइटिस को लीड करेगी और जो है सेप्टिसीमिया वगैरह भी कॉज कर सकता है। तो अभी इमीडिएट सर्जरी के लिए कॉल लेना होगा, लेकिन उससे पहले क्या है, फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है। ये दिमाग में रखते हुए कि अपेंडिक्स रप्चर हो चुकी है, रप्चर के साइन है और अब डिले जो है बहुत ही खतरनाक हो सकता है। तो पेशेंट को डॉक्टर को इन्फॉर्म करना होगा। पेन मेडिकेशन देने का यहाँ पे कोई पर्पस नहीं है, क्योंकि ये जो है मैंने बताया कॉम्प्लिकेशन की तरफ लीड कर रहा है। तो ये पेन मेडिकेशन से काम नहीं चलेगा। आज द ऑपरेटिंग रूम टीम टू परफॉर्म सर्जरी, ये नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो डॉक्टर डिसाइड करेगा। रिपोजिशन द क्लाइंट एंड अप्लाई अ हीटिंग पैड। कभी भी नेवर एवर हीट शुड बी अप्लाइड टू द अपेंडिक्स। जब परफोरेशन हो रही होती है तो कभी भी अपेंडिक्स पे हीट अप्लाई नहीं करना है। हीट एप्लीकेशन से जो है अपेंडिक्स रप्चर कर सकता है अगर नहीं हुआ होगा तो हीट शुड नेवर बी अप्लाइड ऑन द अपेंडिक्स। तो ए राइट ऑप्शन रहे। Next, the client admitted to the hospital with suspected diagnosis of acute pancreatitis is being assessed by the nurse. Which assessment finding would be consistent with acute pancreatitis? पैनक्रियाटाइटिस है, जो पेनक्रियाज ग्लैंड है वो स्वेलिंग हो गई है वहाँ पे। और जो स्वेलिंग का कारण क्या हुआ होगा, क्योंकि पेनक्रियाज क्या करता है, जनरली अपनी सिक्रीशंस ड्रेन कर देता है इंटेस्टाइन में। या तो कोई स्टोन वगैरह रहा हो कि यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन है, या कोई इन्फेक्शन हुआ हो कि पेनक्रियाज के अंदर ही इन्फ्लामेशन हो गई है। तो कोई भी मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से पेनक्रियाटाइटिस हो सकता है। यहाँ पे कह रहे हैं कौन सी ऐसी असेसमेंट फाइंडिंग है जो कि पेनक्रियाटाइटिस के साथ प्रेजेंट होती है? सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। डायरिया, डायरिया जो ये कोई जीआई जो है एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन वाला ऑर्गन नहीं है, तो यहाँ डायरिया ये कॉज नहीं करेगा। ब्लैक टेरी स्टूल, ब्लैक टेरी स्टूल जो है वो जीआई ब्लीड में, अपर जीआई ब्लीड में प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे नहीं होगा।
हाइपर एक्टिव बाउल साउंड्स, बाउल साउंड जो है वो उन पे असर नहीं डालता है जनरली, तो ये भी नहीं होगा। ग्रे ब्लू कलर एट द फ्लैंक, ये प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसको हम जो है टर्नर साइन बोलते हैं, ग्रे टर्नर साइन। फ्लैंक रीजन जो होता है हमारा, वहां पे ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाती है। कारण क्या है कि ये बाहर की तरफ क्यूटेनियस टिश्यूज में लीक करने लग जाती हैं इसकी सिक्रीशंस, और जो है ब्लीडिंग वहां पे कॉज हो जाती है। हाई प्रेशर की वजह से जो छोटी छोटी कैपिलरीज हैं वो रप्चर कर जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, वहां पे ब्लूइश डिस्कलरेशन होती है, जिसको हम बोलते हैं टर्नर साइन या ग्रे टर्नर साइन उसको बोला जाता है। एब्डोमिनल गार्डिंग एंड टेंडरनेस, ये प्रेजेंट होता है पेरिटोनाइटिस में। जो एब्डोमेन है वो बहुत ही हार्ड हो जाता है और टेंडर हो जाता है। लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट पेन विद रेडिएशन टू द बैक, ये भी प्रेजेंट होता है कि अपर क्वाड्रेंट, जो लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट है, वहां पे इसकी एनाटॉमिकल लोकेशन होती है, वहां पे पेन स्टार्ट होता है और बैक की तरफ रेडिएट करता है, ये इसमें प्रेजेंट होता है। वहीं अगर तो ये तीनों साइंस जो है इसमें प्रेजेंट होते हैं। और अपेंडिसाइट, इसमें पैनक्रेटाइटिस में क्यूलिन साइन भी एक पॉजिटिव होता है। क्यूलिन साइन होता है कि अम्बिलिकस, जो हमारी अम्बिलिकस है उसके अराउंड ब्लूइश डिस्कलरेशन, यही जो यहाँ फ्लैंक रीजन में थी, अगर वो अम्बिलिकस के अराउंड प्रेजेंट होती है ब्लूइश डिस्कलरेशन, तो उसको हम बोलते हैं क्यूलिन साइन। यहाँ D, E and F are the right option. Next is, the nurse is assessing a client who is experiencing acute episode of cholecystitis. Which of these manifestations support the diagnosis? Select all that apply. Cholecystitis का मतलब क्या है? Inflammation of gallbladder. गॉल ब्लैडर कौन सा ऑर्गन है? लिवर के नीचे ऑर्गन प्रेजेंट होता है, जहाँ पे क्या स्टोर होता है? बाइल स्टोर होता है। और जैसे ही हम खाना खाते हैं, गॉल ब्लैडर अपनी बाइल जो है सिक्रीट कर देता है और फैट को इमल्सिफाई करने के काम आता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस में क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स प्रेजेंट होंगे? फीवर, यस फीवर होगा, क्योंकि इन्फ्लामेटरी कंडीशन है तो फीवर भी प्रेजेंट होगा। पॉजिटिव क्यूलिन साइन, क्यूलिन साइन इसमें पॉजिटिव नहीं होता, पेरिटोनाइटिस में पॉजिटिव होता है, सॉरी पैनक्रियाटाइटिस में। देन कंप्लेंट ऑफ इंडाइजेशन, यस इंडाइजेशन की कंप्लेंट होगी, क्योंकि गॉल ब्लैडर क्या है, बाइल नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, और बाइल नहीं प्रोड्यूस होने से जो हमारी फैट डाइजेशन है उसमें हैम्परिंग होती है, तो इंडाइजेशन होगा। पाल्पेबल मास इन द लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में जो है इसकी एनाटॉमिकल लोकेशन नहीं है, तो ये नहीं होगा। पेन इन द राइट क्वाड्रेंट आफ्टर अ फैटी मील, ये रहेगा। अपर राइट क्वाड्रेंट में इसकी जो है एनाटॉमिकल प्रेजेंस होती है, तो अपर राइट क्वाड्रेंट में जो फैटी मील लेने के बाद पेन होगा। फैटी मील लेने के बाद क्यों होगा? स्पेशली क्योंकि फैट क्या नहीं हो रहा है, इमल्सिफाई नहीं हो रहा बाइल के ना निकलने की वजह से, जिस वजह से ये होगा। और नेक्स्ट इज ऑप्शन एफ, वेग लोअर राइट क्वाड्रेंट एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, ये नहीं प्रेजेंट होगा, क्योंकि एनाटॉमिकल लोकेशन अगर हम ध्यान में रखेंगे तो A, C and E are the right option here. Next, a client is diagnosed with viral hepatitis, complaining of no appetite, losing my taste for food. What instruction should the nurse give the client to provide adequate nutrition? एक पेशेंट है जिसको वायरल हेपेटाइटिस है, वो कह रहा है ना मुझे भूख लग रही है ना मुझे टेस्ट आ रहा है, तो कौन सी इंस्ट्रक्शन जो है नर्स उसको प्रोवाइड करेगी? ऑप्शन ए, सेलेक्ट फूड्स हाई इन फैट, बी, इंक्रीज इनटेक ऑफ फ्लूइड्स इंक्लूडिंग जूसेस, C, eat a good supper when anorexia is not as severe, and D, eat less often, preferably 3 large meals a day. जब वायरल हेपेटाइटिस है, जब लीवर में स्वेलिंग है, तो लीवर से क्या नहीं बन पा रहा है, बाइल नहीं बन पा रहा है, तो फैट डाइट तो बिल्कुल ही नहीं मतलब सजेस्ट करते हैं, तो ये नहीं होगा। फ्लूइड इनटेक इनको इंक्रीज करने के लिए बोल देते हैं, क्योंकि जो जीआई सिस्टम इन्वॉल्वमेंट है, ना भूख लग रही है ना वो प्यास लग रही है, तो एक डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन भी बॉडी में बन सकती है, साथ में सीवियर मैलेज, वीकनेस, ये भी बॉडी फील कर सकती है। तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड इनटेक बोलेंगे, जूसेस वगैरह। और डाइट जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, स्मॉल फ्रीक्वेंट डाइट्स, बार बार डाइट ले लीजिए और फ्रीक्वेंट डाइट ले लीजिए। तो गुड सपर व्हेन, ऐसा नहीं है कि जब एनोरेक्सिया सीवियर नहीं है तो एकदम से अच्छे से ठूस के खा लिया, इतना वो क्या नहीं कर पाएगा, डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा।
और ईट लेस ऑफन नहीं, मोर ऑफन ईट करने के लिए बोलते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में। तो बी राइट आंसर रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट, अ क्लाइंट हैज डेवलप्ड हेपेटाइटिस ए आफ्टर ईटिंग कंटेमिनेटेड ऑयस्टर्स, द नर्स असेस द क्लाइंट फॉर विच एक्सपेक्टेड असेसमेंट फाइंडिंग। यहाँ पे पेशेंट है जिसको हेपेटाइटिस ए है। हेपेटाइटिस ए का क्या रूट होता है? फीको ओरल रूट होता है। तो उसने क्या खाया? कंटेमिनेटेड ऑयस्टर्स खाए हैं, जिनकी वजह से उसको हो गया है। तो यहाँ पे कौन सी असेसमेंट फाइंडिंग जो है प्रेजेंट होगी? जैसे कि हेपेटाइटिस जो है जीआई सिस्टम को इन्वॉल्व करता है, और वहाँ पे एनोरेक्सिया जैसी चीज़ें देखने को मिलती हैं, माल एब्जॉर्प्शन भी देखने को मिल सकता है कुछ कुछ चीज़ों का। तो वहाँ पे क्या होगा? पेशेंट को मेलेज प्रेजेंट होगा, जर्नलाइज्ड वीकनेस प्रेजेंट होगी, डार्क स्टूल नहीं क्ले कलर्ड स्टूल प्रेजेंट होगा, क्योंकि लीवर क्या नहीं कर रहा है? बाइल सीक्रेट नहीं कर रहा है। वेट गेन नहीं होगा, वेट लॉस होगा ड्यू टू द लेस एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड। देन लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट पेन डिस्कम्फर्ट नहीं होगा, ये राइट में होता है क्योंकि एनाटॉमिकल पोजीशन वही है। तो ए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, अ क्लाइंट हैज जस्ट हैड अ हेमरोडेक्टमी, which nursing intervention are appropriate for this client? Select all that apply. हेमरोइडेक्टमी क्या है? हेमरॉइड्स हो गए थे जो उनको रिमूवल किया गया है, सर्जरी की गई है। तो कौन सी नर्सिंग इंटरवेंशन अप्रोप्रिएट रहेंगी? ऑप्शन ए, एडमिनिस्टर स्टूल सॉफ्टनर्स एज प्रिस्क्राइब्ड। बी, इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू लिमिट फ्लूइड इनटेक टू अवॉइड यूरिनरी रिटेंशन। देन सी, encourage a high fiber diet to promote bowel movements. D, apply cold pack to the anal rectal area over the dressing. Then E, help the client to Fowler's position to place pressure on the rectal area and decrease bleeding. यहाँ पे जब हेमरोडेक्टमी सर्जरी हुई है तो सबसे ज़्यादा क्या चीज़ का ध्यान रखना है कि एरिया पे प्रेशर ना पड़े, ताकि सूचर्स ना रप्चर हों और ब्लीडिंग ना बढ़े। तो यहाँ हर वो चीज़ जो कि प्रेशर प्रोवाइड कर रही है वो हम नहीं करेंगे। तो यहाँ स्टूल सॉफ्टनर देते हैं, क्योंकि हार्ड स्टूल क्या कर सकता है? उस चीज़ को दोबारा से रप्चर कर सकता है और ब्लीडिंग में रिजल्ट कर सकता है। तो स्टूल सॉफ्टनर्स देते हैं। लिमिट द फ्लूइड इनटेक टू अवॉइड यूरिनरी रिटेंशन। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू लिमिट, यहाँ पे ये लिमिट नहीं करना है, फ्लूइड इनटेक जो है प्रॉपर लेना है। एनकरेज अ हाई फाइबर डाइट टू प्रमोट बावल मूवमेंट्स। यस, हाई फाइबरस डाइट बोलते हैं ताकि बावल मूवमेंट्स जो है वो कॉन्स्टिपेशन ना हो बंदे को। कोल्ड पैक लगाने के लिए बोलते हैं ताकि इन्फ्लामेशन रिड्यूस और ब्लीडिंग रिड्यूस हो। यहाँ पे प्रेशर नहीं अप्लाई किया जाता है एरिया पे, तो ये ई ऑप्शन नहीं होगा। तो ए, सी एंड डी आर द राइट ऑप्शन here. Next, the nurse is planning to teach a client with GERD about substances to avoid. Which item should the nurse include in the list? Select all that apply. GERD है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, जहाँ पे अगर ये ईसोफेगस है तो यहाँ जो स्टमक का सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है उसको कार्डिया बोलते हैं, और यहाँ पे जो स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है इसको हम बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। तो जनरली ये स्फिंक्टर जो है लूजन होता है, जिसकी वजह से जो भी खाया है ना वो वापस से बैकफ्लो करता है, रिफ्लक्स होता है, तो उसको हम बोलते हैं GERD। तो उसमें कौन से फूड नहीं देने हैं? ऐसे कंडीशन में जहाँ रिफ्लक्स होता है हम कैसे खाने नहीं देते? गैस फॉर्मिंग सब्सटेंस नहीं देते हैं, और दूसरी चीज़ हम जो कैफिनेटेड बेवरेजेस हैं वो नहीं देते हैं। तो ये देखिए, कॉफ़ी नहीं देंगे, ठीक है, ये भी नहीं देंगे, चॉकलेट भी नहीं देंगे, उससे भी जो है रिफ्लक्स होता है। पेपरमिंट ऑल्सो नॉट टू बी गिवन। देन नॉन फैट मिल्क दे सकते हैं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। फ्राइड चिकन नहीं देंगे क्योंकि वो भी हाई फैट इन कंटेंट है और रिफ्लक्स करने की क्षमता रखता है। स्क्रैम्बल्ड एग्स कैन बी गिवन। तो A, B, C and E आर द फूड्स दैट शुड बी अवॉइडेड, थिंकिंग अबाउट कि किन किन चीज़ों से रिफ्लक्स जो है वो बढ़ सकता है। तो ये चारों ऑप्शंस होंगे। नेक्स्ट, द क्लाइंट हैज अंडरगोन esophagogastroduodenoscopy. The nurse should place highest priority on which item as the part of client care. Esophagogastroduodenoscopy नाम में ही है कि किन किन का विजुअलाइजेशन है, ईसोफेगस का है, स्टमक का है और डिओडिनम का है। माउथ से जो है एक स्कोप पास करते हैं, जिससे कि ये तीनों चीज को क्या कर रहे हैं? विजुअलाइज कर रहे हैं। और वो जो स्कोप होता है उसको मतलब इंसर्ट करने से पहले किस चीज़ का ध्यान रखना है कि पेशेंट को जो है
एनेस्थेटाइज करते हैं ताकि जो है पेन ना हो, और गैग रिफ्लेक्स के लिए हम लोकल स्प्रे का यूज कर सकते हैं कि गैग रिफ्लेक्स ना आए पेशेंट को और पूरा स्कोप जो है बाहर ना निकले। और दूसरा हम क्या करते हैं, सिडेटिव वही एनेस्थेटाइज करते हैं। मसल रिलैक्सेंट पेशेंट को कई कई कंडीशन में दिया जाता है, तो इन सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है। स्कोप इंट्रोड्यूस करने के बाद हम नेक्स्ट पेशेंट के लिए लेंगे, तो वो स्कोप हम क्या करेंगे, डिसइंफेक्ट करेंगे। और हमेशा ध्यान रखना है, क्वेश्चन में पूछते हैं कि किससे डिसइंफेक्ट करते हैं। स्कोप्स हमेशा 2% जो है ग्लूटरैल्डिहाइड ग्लूटरैल्डिहाइड से इसको हम वो करते हैं, डिसइंफेक्ट करते हैं, क्योंकि ग्लूटरैल्डिहाइड में पावर होती है कि वो उसके लेंस को नहीं खराब होने देता। तो यहाँ पे हम ग्लूटरैल्डिहाइड का यूज करते हुए उसको क्या करते हैं, स्कोप्स को डिसइंफेक्ट करते हैं। तो ये चीज का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे है कि कौन सी हाईएस्ट प्रायोरिटी रहेगी, मॉनिटरिंग द टेम्परेचर, मॉनिटरिंग कंप्लेंट ऑफ हार्टबर्न, गिविंग वार्म गार्गल्स फॉर सोर थ्रोट एंड असेसिंग फॉर रिटर्न ऑफ गैग रिफ्लेक्स। अब यहाँ खुद ही देख लीजिए कि किस चीज का ध्यान रखना है, हमें रेस्पिरेशन का ध्यान रखना है और एयरवे की पेटेंसी का ध्यान रखना है। और एयरवे की पेटेंसी यहाँ पे गैग रिफ्लेक्स से पता चलेगा कि गैग रिफ्लेक्स क्या होता है, कि जब भी हमारे मुंह में कुछ अंदर तक जाता है तो वापस से क्या करता है, हमारा जो गैग रिफ्लेक्स है उसको बाहर की तरफ धकेलता है। अगर ये पर्सन है, इसको गैग रिफ्लेक्स नहीं है, तो क्या हुआ, इसने कुछ भी लिया वो सीधा जाके लंग्स में गिरेगा, ना कि वो बाहर की तरफ धकेला जाएगा। तो गैग रिफ्लेक्स का आना बहुत जरूरी है किसी भी एनेस्थीसिया प्रोसीजर या किसी भी जो जब हमने जो है गले का यूज करते हुए कोई स्कोप डाला है। तो रिटर्न ऑफ गैग रिफ्लेक्स इज वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर क्या करने के लिए, गैग रिफ्लेक्स का गैग रिफ्लेक्स को हमने क्या देखना है कि एयरवे पेटेंसी है या नहीं है। तो डी राइट आंसर रहेगा। Next, the nurse has taught the client about an upcoming ERCP procedure. The nurse determines that the client need further information if client makes which statement. एक ERCP क्या है, एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियोपेनक्रियाटोग्राफी। यहाँ पे कॉमन बाइल डक्ट और पेनक्रियाज जो है उसकी विजुअलाइजेशन की जाती है सेम स्कोप डाल के। तो उसके लिए कह रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है फर्दर इंफॉर्मेशन की जरूरत है, मतलब कौन सी स्टेटमेंट क्लाइंट गलत बोल रहा है। I know I must sign the consent form. Yes, consent form need to be signed for each and every procedure, जो भी invasive procedures होते हैं। I hope the throat spray keeps me from gagging. ये ठीक बात है कि मैंने बताया था आपको कि throat sprays दे देते हैं या muscle relaxant दे देते हैं जिससे कि gag reflex ना आए during the time of procedure. I am glad that I don't have to lie still for the procedure. ये गलत बात बोल रहा है। प्रोसीजर ऐसे नहीं हो जाएगा कि इधर डांस कर रहा है उधर डांस कर रहा है, स्कोप डाल के। प्रोसीजर के लिए 1-1.5 घंटा जितना भी लंबा प्रोसीजर होगा उसके लिए लेटना पड़ेगा पेशेंट को। देन आई एम ग्लैड सम इंट्रावेनस मेडिकेशन विल बी गिवन टू रिलैक्स मी। ये तो दी जाती हैं। तो A, B, D आर द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोसीजर। यहाँ हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी थी, तो C राइट आंसर रहेगा। Next, the healthcare provider has determined that the client has contracted hepatitis A based on the flu-like symptoms and jaundice. Which statement made by the client support this medical diagnosis? एक पेशेंट है जिसको हेपेटाइटिस ए है, तो कौन सी स्टेटमेंट जो है इस डायग्नोसिस को सपोर्ट कर रही है। पहली बात तो हेपेटाइटिस ए का जो रूट होता है वो क्या है, फीको ओरल रूट है। तो कोई भी कंटेमिनेटेड फूड वगैरह खाने से ये हो सकता है या अनहाइजीनिक कंडीशन से हो सकता है। तो ये देखिए, आई हैव हैड अनप्रोटेक्टेड सेक्स विद द मल्टीपल पार्टनर्स, ये इससे तो क्या होगा, हेपेटाइटिस बी होगा ना कि ए। आई एट शेलफिश अबाउट 2 weeks अगो एट द लोकल रेस्टोरेंट, ये रहेगा। ठीक है कि उसने जो है शेलफिश कंज्यूम की है जिसकी वजह से ऐसा हो गया है। आई वॉज एन इंट्रावेनस ड्रग एब्यूजर इन द पास्ट, इससे भी क्या होता है, बी होता है या सी होगा। आई हैड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से क्या है, सी हो सकता है। तो यहाँ पे जो ए होता है वो फीको ओरल रूट कंटेमिनेटेड फूड जनरली कारण रहता है, तो बी राइट आंसर होगा। Next, the nurse is providing dietary teaching for the client with diagnosis of chronic gastritis. The nurse instructs the client to include which food rich in vitamin B12 in the diet.
सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाइड। क्या होता है क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस में, HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसका प्रोडक्शन ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जो पैराइटल सेल्स होते हैं उनको क्या कर देता है, ये डैमेज कर देता है। और पैराइटल सेल डैमेज हुए तो क्या नहीं बनेगा, इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बनेगा, और इंट्रिंसिक फैक्टर की प्रोडक्शन कम हो गई या नहीं बना तो क्या नहीं होगी, विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। तो जब ये नहीं होगी तो हमें क्या है, डाइटरी सोर्स का सहारा लेना पड़ेगा रेगुलर बॉडी को सप्लाई करने के लिए। तो क्योंकि जो इंट्रिंसिक फैक्टर है उसमें कमी आ गई है, तो हमें जो है इसकी प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा, ताकि थोड़ा बहुत तो कुछ है जो एब्सॉर्ब हो जाए। तो कौन से फूड इसमें से रिच होते हैं विटामिन B12 में? ऑप्शन ए नट्स, यस नट्स आर रिच इन विटामिन B12, कॉर्न्स आर नॉट, लिवर, lentils and bananas are not. So nuts, liver and lentils are rich in vitamin B12, तो these food should be consumed, ये कारण है इसका क्यों, ठीक है। Next, the nurse is assessing a client 24 hours following cholecystectomy. The nurse notes that the T tube has drained 750 ml of green brown drainage since the surgery. Which nursing intervention is most important? कॉलेसिस्टेक्टमी हुई है, गॉल ब्लैडर को रिमूव कर दिया गया है, अब टी ट्यूब है जिसमें ड्रेनेज इतना है। तो पहली बात तो जो टी ट्यूब होती है उसमें जो नॉर्मल ड्रेनेज रहता है पहले 24 घंटे में वो 500 से 1000 ml रहता है, जो कि रेंज में है देखिए। और दूसरी चीज जो शुरुआत में उसका कलर होता है वो स्लाइटली ब्लड रेड से लेकर और बाद में ये ग्रीनिश ब्राउन हो जाता है, जो कि नॉर्मल कलर है इसका। तो ये भी नॉर्मल चीज है, तो क्या करेंगे, सिर्फ डॉक्यूमेंट करेंगे, क्योंकि सारी चीजें किस में आ रही है, नॉर्मल में आ रही, कुछ भी एबनॉर्मल इसमें नहीं है। क्लैंप नहीं करते हैं कभी भी टी ट्यूब को, इरिगेट भी नहीं करेंगे अनटिल एंड अनलेस ऑर्डर्ड। डॉक्यूमेंट करेंगे फाइंडिंग, क्योंकि ये क्या है, नॉर्मल चीजें सजेस्ट कर रही हैं, नोटिफाई करने की कोई जरूरत नहीं है। तो सी राइट आंसर होगा। Next, the nurse is monitoring a client with diagnosis of peptic ulcer. Which assessment finding is most likely indicate perforation of the ulcer? पेप्टिक अल्सर है, स्टमक में अल्सर है, तो कौन सा ऐसा कॉज है, कौन सी फाइंडिंग है जो कि इंडिकेट कर रही है कि अल्सर्स परफोरेट कर गए हैं? ब्रेडिकार्डिया, नंबनेस, नोजिया, वोमिटिंग, रिजिड बोर्ड लाइक एब्डोमेन। ये होगा क्योंकि ये पेरिटोनाइटिस शो कर रहा है कि जो अल्सर्स थे वो परफोरेट करके उन्होंने इन्फेक्शन कॉज कर दिया, जिसकी वजह से पेरिटोनाइटिस लीड हो सकता है। तो रिजिड बोर्ड लाइक एब्डोमेन जो है वो प्रेजेंट होगा। Next, the nurse is caring for a client with gastrojejunostomy. Which post-operative prescription should the nurse question and verify? क्वेश्चन एंड वेरीफाई का मतलब है कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें से गलत है जिसको वो क्वेश्चन करेगी। तो गैस्ट्रोजिजनोस्टमी हुई है, जनरली गैस्ट्रिक कैंसर में मैंने बताया था कि अगर स्टमक है तो स्टमक का अगर इस भाग में कैंसर है तो इस भाग को काट दिया गया, और अब जो ये पार्ट बचा है इसको किससे जोड़ दिया गया है, जेजुनम से जोड़ दिया गया है। और जेजुनम जो है वो किस चीज के लिए, जेजुनम जो है वो हमारी इंटेस्टाइन का दूसरे वाला भाग है, बीच वाला स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो उसको हम बोलते हैं बिलरोथ 2। तो ये कह रहा है कि पोस्ट ऑपरेटिव इसमें से कौन सा चीज फिजिशियन ने ऐसी लिख दी जिसको नर्स क्वेश्चन करेगी। लेग एक्सरसाइज इज टू बी डन टू प्रमोट वीनस रिटर्न, तो ये तो ठीक बात है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। अर्ली एम्बुलेशन इज ऑल्सो प्रमोटेड, तो ये भी नहीं होगा। इरिगेटिंग द नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, ये रहेगा कि इरिगेट नहीं करते हैं ट्यूब को कभी भी, तो इस क्वेश्चन को नर्स क्या करेगी, वेरीफाई करेगी कि आपने ये गलती से तो नहीं लिख दिया है। कफिंग डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं टू प्रिवेंट एटिलैक्टेसिस, की एल्वियोलाई जो है वो कोलैप्स ना हो। तो सी राइट आंसर रहेगा, मतलब ये गलत स्टेटमेंट है और इसको क्वेश्चन करेगी नर्स। Next, the nurse is providing discharge instruction to the client following gastrectomy and should instruct the client to take which measure to assist in preventing dumping syndrome. डंपिंग सिंड्रोम मैंने आपको कल बताया था कि हाई का जब हमारे गैस्ट्रिक कोई पार्ट रिमूव हो गया है,
बिलरोथ 1 या बिलरोथ 2 कोई सर्जरी हुई है, तो जब हम हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लेंगे तो वो एकदम से जाके इंटेस्टाइन में गिरता है, जिसकी वजह से पाल्पिटेशन, स्वेटिंग, पैलर, ये सारे सिम्टम्स पेशेंट को होते हैं। तो उन पेशेंट को हम क्या सलाह देते हैं कि एक तो खाना खाते ही इमीडिएटली लेट जाना है, ताकि खाना ज़्यादा टाइम तक स्टमक में रहे और थोड़ा बहुत उसका एब्जॉर्प्शन हो। दूसरा, हमें क्या करना है कि पानी नहीं लेना है कभी भी। तो यही चीज़ों का ध्यान रखने हैं। ये देखिए हम क्या उसको बोलेंगे, ठीक है। एम्बुलेट फॉलोइंग द मील, एम्बुलेट करने के लिए नहीं बोलते, लेटने के लिए बोलते हैं। ईट हाई कार्बोहाइड्रेट फूड, हाई कार्बोहाइड्रेट फूड आपको नहीं खाना है, वरना डंपिंग सिंड्रोम ज़्यादा होता है उसमें। लिमिट द फ्लूइड टेकन विद मील्स, ये बोलते हैं कि पानी नहीं पीना है, कुछ फ्लूइड नहीं लेना है। देन सिट इन हाई फाउलर पोजिशन ड्यूरिंग मील्स, हाई फाउलर्स पोजीशन में नहीं बैठने के लिए बोलते हैं, थोड़ा सा रिक्लाइन करके ही बैठने के लिए बोलते हैं, ताकि एकदम से फुट जाके इंटेस्टाइन में ना गिरे, हमें उस चीज़ को ही प्रिवेंट करना है। तो सी राइट ऑप्शन रहेगा कि खाने के साथ कोई भी लिक्विड चीज़ नहीं लेनी है, क्योंकि लिक्विड क्या करेगा, उसको और इंटेस्टाइन की तरफ धकेलेगा, हमें उसी चीज़ को प्रिवेंट करना है, ठीक है। तो सी राइट ऑप्शन रहेगा। Next, the nurse is reviewing the prescription of the client admitted to the hospital with diagnosis of acute pancreatitis. Which intervention would the nurse expect to be prescribed for this client? Acute pancreatitis है पेशेंट को, तो कौन से इसमें से उसको बोला होगा कि करने के लिए, ठीक है। मेंटेन एनपीओ स्टेटस, एनपीओ रखते हैं पैनक्रियाटाइटिस वाले पेशेंट को, क्योंकि पैनक्रियास से क्या होते हैं, हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं। जब हम कुछ खाएंगे तो पैनक्रियास को काम करना होगा एंजाइम प्रोड्यूस करने के लिए, और पैनक्रियाटाइटिस और सीवियर होगा। जब एनपीओ होते हैं तो कुछ भी इंटेस्टाइन में नहीं जा रहा है और कुछ भी इंटेस्टाइन में नहीं जाएगा, तो पैनक्रियास भी क्या नहीं करेगा, अपने एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करेगा, जिसकी वजह से उसको सिम्टोमेटिक रिलीफ थोड़े टाइम के लिए पेशेंट को मिलेगा, जिसके कारण हम पेशेंट को एनपीओ रखते हैं। एनकरेज कफिंग एंड डीप ब्रीदिंग, ये करने के लिए बोलते हैं ताकि एटिलैक्टेसिस ना हो और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन ना हो, प्रॉपर ऑक्सीजनेशन हो। गिव स्मॉल फ्रीक्वेंट हाई कैलोरी फीडिंग तो हम नहीं देते हैं। मेंटेन द क्लाइंट इन सुपाइन और फ्लैट पोजीशन, ऐसा कुछ नहीं है कि सुपाइन और फ्लैट, जनरली साइडलाइन पोजीशन हम पेशेंट को देते हैं अनअफेक्टेड साइड की तरफ। देन गिव हाइड्रोमॉर्फिन इंट्रावेनसली एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर पेन। पेन मेडिकेशन जो भी प्रिस्क्राइब्ड है वो हम पेशेंट को देंगे। देन मेंटेन आईवी फ्लूइड एट 10 ml पर आवर टू कीप द वेन ओपन। आईवी फ्लूइड जो है हम ज़्यादा देते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है, हम एनपीओ है पेशेंट तो हमें ज़्यादा देना पड़ेगा, ताकि जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, फ्लूइड रिक्वायरमेंट है बॉडी की, वो हम इंट्रावेनस फ्लूइड से पूरी करें। तो यहाँ पे ए, बी एंड ई आर द राइट ऑप्शन। Next, the nurse is providing discharge teaching for a client with newly diagnosed Crohn's disease about dietary measure to implement during exacerbation episode. Which statement made by the client indicate a need for further instruction? एक पेशेंट है जिसको क्रॉन्स डिजीज है। क्रॉन्स डिजीज क्या होता है कि अल्सरेशन है, कहाँ से, माउथ टू एनस, कहीं पे भी हो सकते हैं ये। जबकि अल्सरेटिव कोलाइटिस कहाँ पे होती है, सिर्फ कोलॉन में होती है। क्रॉन्स डिजीज जो है इसे ट्रांसम्यूरल होती है, सारी लेयर जो है इंटेस्टाइन की वो इन्वॉल्व करता है। ये चीज़ें क्रॉन्स डिजीज में होती हैं। और ये क्रॉन्स डिजीज इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज का ही एक पार्ट है क्रॉन्स, दूसरा होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो ये दोनों इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज के अंदर आती हैं। यहाँ पे कह रहा है कि एक्सर्बेशन एपिसोड है, मतलब अभी उसको फिलहाल बहुत सिम्टोमेटिक है पेशेंट। जो क्रॉन्स डिजीज होती है ना, वो इस तरीके से होती है कि कभी कभी एक्सर्बेशन होता है, कभी कभी रेमिशन होता है, मतलब कि कभी कभी तो हो रहा है, उसको बहुत सिम्टम आ रहे हैं, और कभी कभी जो है पेशेंट स्टिल है, कुछ उसको ऐसा सिम्टम्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से क्रॉन्स डिजीज साइकिल में होती है, कभी हो रही है, कभी नहीं हो रही है। तो ये कह रहा है एक्सर्बेशन के टाइम पे कौन सी स्टेटमेंट नीड फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शन। ऑप्शन ए, आई शुड इंक्रीज द फाइबर इन माई डाइट। I will need to avoid caffeinated beverages. I am going to learn some stress reduction technique and I can have exacerbation and remission with Crohn's disease. यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज में अगर एक्सर्बेशन है
जनरली तो जब इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज होती है हम हाई फाइबर डाइट देते हैं पेशेंट को जनरली, लेकिन जब एग्जर्वेशन एपिसोड है उस केस में हम फाइबर नहीं देते हैं, लो फाइबर देते हैं और हाई प्रोटीन डाइट देते हैं। क्योंकि फाइबर कैसा होता है ना, फाइबर थोड़ा इरिटेटिंग रहता है। फाइबर का अगर मैं टेक्सचर की बात करूं तो भूसा जो होता है वो थोड़ा, अगर हम हाथ लगा के देखेंगे तो वो कितना स्मूथ नहीं होता ना, थोड़ा इरिटेटिंग होता है। और अभी क्रोन्स डिजीज का एग्जर्वेशन है, अभी वहां पे पेन हो रहा है और हमने ऐसी चीज दे दी जो चुभ रही है अंदर जाके, तो वो और क्या करेगी, पेशेंट को और इरिटेट करेगी। तो एग्जर्वेशन जब हो रहा है, जब पेशेंट को बहुत सिम्टम्स आ रहे हैं, उस टाइम पे हम लो फाइबर डाइट देते हैं, अदरवाइज हम हाई फाइबर डाइट देते हैं ताकि हमारी बाउल मूवमेंट जो है वो मेंटेन रहे। तो एग्जर्वेशन वर्ड या फिर जो एपिसोड्स हैं उस टाइम पे हो रहे हैं वो वर्ड क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना है आपको। तो यहाँ इस चीज का ध्यान रखते हुए ये गलत स्टेटमेंट होगी कि फाइबर्स को बढ़ाना है डाइट में, यहाँ लो फाइबर एंड हाई प्रोटीन डाइट देंगे ताकि जो फाइबर है वो वहां पे जाके उसको इरिटेट ना करे। तो ए राइट आंसर रहेगा। Next, the nurse is reviewing the record of the client with diagnosis of cirrhosis and note the documentation of presence of asterixis. How should the nurse assess for its presence? एस्टेरेक्सिस क्या होता है, जब हम पेशेंट को बोलते हैं इस तरीके से हाथ रखो तो पेशेंट के हाथ जो है इस तरीके से फ्लैप करते हैं, फ्लैपिंग होती है हाथ में, जिसको हम बोलते हैं एस्टेरेक्सिस। ये हिपैटिक कोमा, हिपैटिक एंसेफेलोपैथी में प्रेजेंट होता है। और क्यों ये सब कुछ हो रहा है, हिपैटिक कोमा, हिपैटिक एंसेफेलोपैथी, जब हमारा लिवर सिरोसिस है तो जो हमारे हिपैटोसाइट्स हैं वो अभी कैसे हो गए हैं, पूरे खराब हो गए हैं, इरिवर्सिबल चेंजेस वहां पे आ गए हैं, तो हमारे कुछ ही हिपैटोसाइट्स वर्किंग है। अब जो पोर्टल वेन होती है वो अपने साथ क्या लेके आती है, प्रोटीन लेके आती है लिवर में, और लिवर में ये प्रोटीन जो है अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है और अमोनिया के बाद ये यूरिया में बदल जाता है लिवर में ही, और यूरिया किडनी में जाके इसको एक्सक्रीट कर देता है। अब जो है हिपैटोसाइट्स वर्किंग ही नहीं है तो ये अमोनिया ही जो है बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो अमोनिया जो इंक्रीज हो रहा है यही हिपैटिक एंसेफेलोपैथी या कोमा कॉज कर रहा है। तो एस्टेरेक्सिस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पेशेंट को आर्म्स एक्सटेंड करने के लिए बोलेंगे, मैंने बताया ना इस तरीके से फ्लैपिंग प्रेजेंट होती है, तो ये हम एक्सटेंशन ऑफ द आर्म से ही असेस कर सकते हैं। सी राइट आंसर होगा। Next, the nurse is reviewing the laboratory result of the client with cirrhosis and notes that ammonia level is 85 mcg per dl. Which dietary selection does the nurse suggest to the client? ये पेशेंट है सिरोसिस वाला, इन पेशेंट्स को हम कैसी डाइट देते हैं, लो प्रोटीन डाइट देते हैं ताकि अमोनिया का एक्यूमुलेशन ना हो। जनरली 10 से 80 mcg पर ml हम नॉर्मल मानते हैं, ये इंक्रीज्ड लिमिट है। तो कौन से फूड देंगे, ऐसे फूड देंगे जिसमें प्रोटीन बहुत कम होता है। पोर्क इज हाई इन प्रोटीन, चीज ऑमलेट, एग या कोई भी नॉन डाइटरी सोर्सेज ही हाई होते हैं। ट्यूना फिश इज ऑल्सो हाई, या पास्ता विद सॉस जो है वो हाई प्रोटीन रिच नहीं होता, तो दिस कैन बी गिवन अमंग दीज ऑप्शंस। तो सी राइट ऑप्शन होगा। Next, the nurse is doing an admission assessment on the client with the history of duodenal ulcer. To determine whether the problem is currently active, the nurse should assess the client for which sign of the duodenal ulcer. कल मैंने बताया था आपको कि जब डिओडेनम में अल्सर होते हैं तो खाना खाने के बाद वो अल्सर्स का पेन चला जाता है। क्यों चला जाता है, दोबारा बता देती हूँ कि स्टमक क्या कर रहा है, HCl प्रोड्यूस कर रहा है, और ये HCl लगातार, एसिड है ना, एसिड तो किसी भी भाग को क्या करेगा, जलाएगा। अब यहाँ डिओडेनम में जा रहा है और डिओडेनम में तो अल्सर्स हो रखे हैं, तो ये अब इनको लग लग के क्या हो रहा है, ये जलन हो रही है, बहुत पेन कॉज हो रहा है जब हम खाना नहीं खा रहे। और जैसे ही हमने खाना खाया HCl की प्रोडक्शन हुई और HCl खाने के साथ मिलके न्यूट्रलाइज हो गया, और अब ये खाना जब नीचे की तरफ जाएगा तो HCl जो है वो बिल्कुल प्योर HCl नहीं है कि
कि वो इरिटेट कर रहा है वो खाने के साथ क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया है, इसीलिए इनका पेन रिलीव हो जाता है खाना इंटेक करने से ही। और वहीं अगर स्टमक में अल्सर होंगे, गैस्ट्रिक अल्सर होंगे, उनका पेन बढ़ जाता है, क्योंकि जैसे खाना स्टमक में आता है जो सेल्स होते हैं वो HCl ज़्यादा सिक्रेट कर देते हैं, और अभी खाने को उसके मिक्सिंग का इतना टाइम नहीं मिलता जितने टाइम में वो ऑलरेडी जो अल्सर्स प्रेजेंट है उनको इरिटेट करना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए गैस्ट्रिक अल्सर्स में खाते ही पेन होता है और डियोडिनल अल्सर्स में पेन रिलीव होता है आफ्टर ईटिंग। तो यहाँ सी राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, द क्लाइंट विद हाइटिल हर्निया chronically experiences heartburn following meals. The nurse should plan to teach the client to avoid which action because it is contraindicated with the hernia. हाइटिल हर्निया में होता है कि जो हमारा डायफ्राम है ना, वहां पे जहाँ से इसोफेगस निकल रही है, यहाँ पे ये होल जो है थोड़ा ब्रॉड होने की वजह से पूरा जो हमारा स्टमक है वो यहाँ का कुछ पार्ट ऊपर हमारी थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट हो सकता है। तो उसकी वजह से क्या है कि पेशेंट को हार्टबर्न हमेशा रह सकता है। तो पेशेंट को ये सलाह देते हैं कि खाना खाते लेटना नहीं है, और जो है स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स जो है लेनी है, ये सारी सलाह देते हैं। और कोई भी कैफिनेटेड बेवरेजेस वगैरह नहीं लेने हैं, क्योंकि हार्टबर्न को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ कह रहा है किस चीज को ज़्यादा अवॉइड करना है पेशेंट को। लाइंग रिकमेंड कंज्यूमिंग स्मॉल मील्स, टेकिंग H2 रिसेप्टर एंड रेजिंग द हेड। यहाँ लेटना नहीं है खाना खाते, क्योंकि एकदम से फिर पूरा ऊपर की तरफ आएगा। तो यहाँ A राइट ऑप्शन होगा। बाकी तीनों चीजें हैं जो है ये हियाटल हर्निया में करते हैं, तो A राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, द नर्स इज प्रोवाइडिंग केयर फॉर द क्लाइंट विथ recent transverse colostomy, which observation require immediate notification of the provider. यहाँ पे कोलोस्टमी हुई है, तो इसमें से कौन सी ऑब्जर्वेशन इमीडिएट नोटिफिकेशन की जरूरत है, मतलब कुछ रॉन्ग है। ठीक है, स्टोमा इज बीफी रेड एंड शाइनी, ये ठीक बात है कि ऐसा होना चाहिए स्टोमा। ठीक है, क्योंकि अभी अभी हुआ है तो बीफी रेड होना लाजमी है। बाद में ये स्लाइटली पिंकिश कलर तक भी जा सकता है, वो भी नॉर्मल होगा। पर्पल डिस्कलरेशन का होना सजेस्ट कर रहा है हाइपोक्सिया, कि वहाँ पे जो है नहीं पहुँच रही है ऑक्सीजन। टिश्यू नेक्रोसिस सजेस्ट कर रहा है, तो वो एक चिंताजनक बात होगी, उसको नोटिफाई करना जरूरी है। स्किन एक्सकोरिएशन अराउंड द स्टोमा, ये प्रेजेंट हो सकता है स्किन एक्सकोरिएशन। सेमी फॉर्म्ड स्टूल नोटेड, सेमी फॉर्म्ड स्टूल ही होंगे, क्योंकि ट्रांसवर्स कोलोस्टमी हुई है तब तक स्टूल जो है वो सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी में आ जाता है। तो ये ठीक बातें हैं। यहाँ जो है ये गलत स्टेटमेंट है और यही राइट आंसर है, क्योंकि हमें गलत स्टेटमेंट ही यहाँ पे नोटिफाई करनी थी कि ये गड़बड़ है, इसको नोटिफाई करने की जरूरत है। तो बी राइट आंसर होगा। Next, a client had a new colostomy created 2 days earlier and begin pass malodorous flatus from the stoma. What is the correct interpretation? 2 दिन पहले जो है कोलोस्टमी हुई है, अभी जो है वहाँ से फ्लैटस पास हो रहा है, तो करेक्ट इंटरप्रिटेशन क्या है? दिस इज नॉर्मल एंड एक्सपेक्टेड इवेंट। यस, दिस इज नॉर्मल, क्योंकि जनरली 48 से 72 आवर्स के बाद वहाँ से स्टूल पास हो जाना चाहिए। और फ्लैटस का पास होना क्या इंडिकेट कर रहा है कि पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट जो है वो सही हो रही हैं, और अब क्या है कि वहाँ पे स्टूल की फॉर्मेशन भी होना स्टार्ट हो जाएगी। तो दिस इज नॉर्मल, और यही हम चाहते थे। क्लाइंट इज एक्सपीरियंसिंग इश्चीमिया, इश्चीमिया के साइन ये नहीं है, ये किस चीज के साइन है? नॉर्मेल्सी के साइन है, नॉर्मल चीज के साइन है, ए। नेक्स्ट, द क्लाइंट हैज जस्ट हैड सर्जरी टू क्रिएट इलियोस्टमी। द नर्स असेस द क्लाइंट इन इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड फॉर विच मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉम्प्लिकेशन। इलियोस्टमी हुई है, ठीक है, इलियम को रिमूव किया है, तो कौन सी फ्रीक्वेंट कॉम्प्लिकेशन होगी? इलियम है, इलियम से स्टूल कैसा होता है? पूरा लिक्विड होता है, क्योंकि लिक्विड की एब्जॉर्प्शन बॉडी में कहाँ पे होती है? कॉलोन में होती है। कॉलोन तक तो स्टूल जा ही नहीं रहा, इसीलिए बॉडी में क्या हो सकता है? डिहाइड्रेशन हो सकता है, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकते हैं इलियोस्टमी के साथ। तो वही सबसे महत्वपूर्ण चीज है वाइल टेकिंग केयर ऑफ द इलियोस्टमी। तो डी राइट आंसर होगा।
Next, the client provide instruction to the client about measures to treat inflammatory bowel syndrome. Which statement by the client indicate need for further teaching? Inflammatory bowel syndrome है तो कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि फर्दर टीचिंग की जरूरत है? ऑप्शन है, आई नीड टू लिमिट माई इंटेक ऑफ डाइटरी फाइबर, आई नीड टू ड्रिंक प्लेंटी एट लीस्ट 8 to 10 cups daily, आई नीड टू ईट रेगुलर मील्स एंड च्यू माई फूड वेल, I will take all the prescribed medication because they will regulate my bowel pattern. यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है। देखिए, मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था कि वैसे इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज में हम हाई फाइब्रस डाइट बोलते हैं, और जब एग्जर्बेशन एपिसोड्स होते हैं, जब सीवियरिटी बहुत बढ़ी हुई होती है, तब हम लो फाइबर बोलते हैं ताकि वो इरिटेट ना करें उन जख्मों को जो अंदर हो रखे हैं। तो यहाँ कहीं एग्जर्बेशन वर्ड नहीं यूज हुआ है, तो यहाँ हाई फाइब्रस डाइट देनी है, और पेशेंट कह रहा है कि मुझे लो फाइबर रखना है, वो एक गलत स्टेटमेंट है, उसको हमें करेक्ट करना है। बाकी हमें लिक्विड भी ज़्यादा लेना है, रेगुलर मील लेनी है, और जो दवाइयाँ बताई हैं वो तो एज इट इज़ लेनी ही है। तो बाकी तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। नेक्स्ट, द नर्स इज मॉनिटरिंग अ क्लाइंट फॉर अर्ली साइन एंड सिम्टम ऑफ डंपिंग सिंड्रोम। विच फाइंडिंग इंडिकेट दिस अकरेंस? डंपिंग सिंड्रोम मैंने बहुत बार डिस्कस कर लिया। उसके सबसे पहले क्या होता है, स्वेटिंग एंड पेलर पेशेंट में प्रेजेंट होता है, तो ए राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट, द क्लाइंट विथ क्रॉन्स डिजीज इज शेड्यूल्ड टू रिसीव अ infusion of infliximab. What intervention by the nurse will determine the effectiveness of the treatment? infliximab जो है एक इम्यूनोमॉड्यूलेटर होता है। तो ये क्या करता है? जनरली इम्यूनोमॉड्यूलेटर है, तो ये हमारे जो इम्यूनिटी है उसको इन्हेंस करता है, और जो इन्फ्लामेशन है उसको क्या करेगा? रिड्यूस करेगा, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी क्या कर रही है? मॉडिफाई हो गई है, तो इन्फ्लामेशन रिड्यूस होगी, और इन्फ्लामेशन रिड्यूस होगी तो अब जो डायरिया वगैरह हो रहा था वो इतना ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि बावल एब्जॉर्ब करने लग जाएगा वाटर, तो डायरियल एपिसोड्स रिड्यूस हो जाएंगे। तो यहाँ पे कौन सी हमें इसकी इफेक्टिवनेस दिखाई देगी? अगर बावल मूवमेंट्स जो बहुत ज़्यादा हो रहे थे अब रिड्यूस हो गए हैं, तो वो इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, तो बी राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, द क्लाइंट हैज एंड नीडेड प्रिस्क्रिप्शन फॉर लोपेरामाइड। लोपेरामाइड क्या है? एक एंटी डायरियल ड्रग है, डायरिया के केस में ये दिया जाता है। कौन सी कंडीशन जो है नर्स एडमिनिस्टर करेगी मेडिकेशन को? कॉन्स्टिपेशन, abdominal pain, episode of diarrhea and hematase positive nasogastric ड्रेनेज। एंटी डायरियल ड्रग है तो डायरिया के केस में ही दिया जाएगा, सी राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, द क्लाइंट हैज नीडेड प्रिस्क्रिप्शन फॉर ऑडेनसेंट्रोन। ये क्या है? एमसेट है, एमसेट का नाम है ऑडेनसेंट्रोन। फॉर विच कंडीशन शुड द नर्स प्रिस्क्राइब दिस मेडिकेशन? एमसेट जो है नोजिया वोमिटिंग के केस में दी जाती है, आफ्टर कीमोथेरेपी, आफ्टर सर्जरी जो है ये जनरली दी जाती है, तो डी राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, द क्लाइंट हैज बिगन मेडिकेशन थेरेपी विद पेनक्रियलाइपेज। पेनक्रियलाइपेज जो है फैट डाइजेशन के लिए यूज होता है एंजाइम, जो कि पेनक्रियास से सिक्रीट होता है। अब कुछ कंडीशन है कि इसको हमें जो है आर्टिफिशियली देना पड़ रहा है पेनक्रियलाइपेज, तो कौन सी जो है बेनिफिट इसका होगा? वेट लॉस, रिलीफ ऑफ हार्टबर्न, रिडक्शन ऑफ स्टिटोरिया एंड एब्सेंस ऑफ एब्डोमिनल पेन। फैट डाइजेशन के लिए है, तो फैट डाइजेशन वाला ऑप्शन है, स्टिटोरिया नहीं होना, मतलब स्टिटोरिया का मतलब है स्टूल में फैट अगर नहीं होगा तो इसका मतलब ये दवाई अपना काम कर रही है, तो सी राइट ऑप्शन होगा। दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर टुडे। आई होप आपको समझ में आया हो। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट कीजिएगा, और ये जो फैमिली हमारी 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंची है इसको और बढ़ाने में हेल्प कीजिएगा। जो नए यूज़र्स देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियोस, एंड आपको जो है पक्का बेनिफिशियल होने वाली हैं वीडियोस, और आपको आगे आने वाले त्यौहार जो हैं उनकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।